जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अकबर के इतिहास के बारे में। अकबर का इतिहास, प्रारंभिक जीवन और अकबर के द्वारा कौन कौन से अभियान लड़े गए उसकी क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। अकबर के 9 रत्न थे, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और अकबर की जो धार्मिक नीति है, अकबर के द्वारा कौन सी धार्मिक नीति अपनाई गई थी, जो प्रारंभिक जीवन की बात कर लो, ये जैसे राजा बनता है उस समय की बात कर लो, और 1556 से लेकर 1605 तक उसके जो धार्मिक नीति को हम लोग 3 भागों में बांटा गया था, 3 भागों में हम लोगों ने उसको पढ़ा था। उसके बारे में हम लोग 3 छोटी छोटी क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अकबर के इतिहास, जो कि आपका इतिहास का समय आपके सामने दे रखी है। डेट कितनी दे रखी है? 1556 से लेकर 1605 मध्यकालीन भारत का इतिहास। आपको पता है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 को क्या किया था? पराजित किया था। और मुगल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। बाबर के बाद उत्तराधिकारी बनता है आपका हुमायूं। बाबर का इतिहास पढ़ चुके हैं हम लोग, हुमायूं का इतिहास पढ़ चुके हैं, अकबर का भी इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज आपके सामने अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन लेके आए हैं। 1 लाइनर 80 क्वेश्चन है, उसके बाद में आपके लिए 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। इन्हीं में से होंगे जिसका आंसर आपको खुद को बताना है। आपने किस प्रकार वीडियो को अंत तक देखा है उस चीज़ का रिजल्ट निकलेगा आपका, कि आपने कितना कुछ देखा है, कितना कुछ आपको याद हुआ है, उससे संबंधित है आपका। तो अकबर के इतिहास की बात करें, अकबर 13 साल की उम्र में, और या उसको राजा बनना पड़ता है। क्यों बनना पड़ता है? कि दीन पनाह नगर में स्थित पुस्तकालयों की जो सीढ़ियाँ होती है उनसे हुमायूं के लुढ़कने के कारण या गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और उस समय अकबर आपका कहाँ पर था? कलानौर, गुरुदासपुर, पंजाब में था। वहाँ पर उसको राज्याभिषेक करना पड़ता है या राजा बनना पड़ता है। एक विकट परिस्थिति बोल सकते हैं, क्योंकि आप बोलो कि राजा बना था या राज्याभिषेक किया गया था या राजा बनना पड़ा था, क्योंकि इधर पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में आगे उत्तराधिकारी तो किसी न किसी को बनना था, तो अकबर वहीं पर अपना राज्याभिषेक करता है। कहाँ पर? पंजाब के कलानौर में। तो शासनकाल शुरू कब से होता है? 13 साल की उम्र में वो राजा बनता है, उत्तराधिकारी बनता है, और 1605 में उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। तो आज हम लोग ये अकबर से संबंधित कम से कम 85 क्वेश्चन आंसर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अपनी नज़र अंत तक जरूर बनाए रखें। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि समय भी आपका शासनकाल का बहुत ज़्यादा है। मध्यकालीन भारत का इतिहास है, आपके टाइम देख लो कितना है, 50 साल का समय है। 50 साल के समय में अब तो आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके ऊपर हम लोग जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट बोल सकते हैं, उमरकोट बोल सकते हैं, उमरकोट या अमरकोट के राणा वीर साल के महल में कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। देखो इस क्वेश्चन में भी आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन, अकबर का जन्म किस किले में हुआ था? अमरकोट के किले में हुआ था। किस राजा के दरबार में हुआ था? वो आपके थे राणा वीर साल के दरबार में। अमरकोट या उमरकोट की बात करें, वर्तमान में आपका पाकिस्तान में, उस समय सिंध प्रांत में था। अकबर के पिता की बात करें, अकबर के पिता आपको पता है हुमायूं थे। माता की बात करें हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं के छोटे भाई हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री थी। कौन? हमीदा बानो बेगम। और हमीदा बानो बेगम जिनकी माता हो गई अकबर की, पिता आपके हुमायूं हो गए। जब हुमायूं का निष्कासित जीवन, वो हुमायूं भारत छोड़कर उनको भारत से बाहर सिंध प्रांत की तरफ राणा वीर साल ने उनको क्या दी थी? शरण दी थी। वहाँ पर उनको निष्कासित जीवन जीना पड़ता है। और हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी करनी पड़ती है, और उनके द्वारा एक पुत्र पैदा होता है अमरकोट के किले में, उसी का नाम आपको अकबर है। उसका जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 को। ये आपके दूसरे क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं। अकबर की माता का क्या नाम था? माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी? हिंदाल के गुरु, जो कि हुमायूं का छोटा भाई था। हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। पिता की बात करें, पिता तो आपको पता है हुमायूं इनके पिता थे, जिनको कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी द्वारा पराजित होने के बाद में सिंध प्रांत की ओर क्या करना पड़ता है? भागना पड़ता है। और पुनः वो सरहिंद के युद्ध में भारत पर
सिकंदर सूर को पराजित करते हैं और दिल्ली पर अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं, लेकिन लंबे समय तक शासन नहीं कर पाते हैं। 1555 में वो जीत हासिल करते हैं और 1556 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वो पूरी ज़िंदगी पर लुढ़कते रहे और अंत में उनकी मृत्यु भी क्या हो जाती है, लुढ़क कर हो जाती है। इतिहास का लेन पुल ने अपनी पुस्तक में लिखा भी ये बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि अकबर को पहली बार किस आयु में गजनी की सूबेदारी मिली। सूबेदार आपको पता है कि एक राजा अपने पुत्र को सूबेदार बनाता है। गजनी का क्षेत्र आपको पता है कहाँ पर है, जो बाबर के द्वारा वहाँ पर पहले काबुल और गजनी का क्षेत्र जीता गया था। तो उस समय हुमायूं आपका वहाँ पर था, कहाँ पर, काबुल के साइड में। तो सबसे पहले अकबर को पहली बार किस आयु में गजनी की सूबेदारी मिली, तो 9 वर्ष की आयु में वो गजनी का सूबेदार बनता है। गजनी का क्या बनता है, आपका सूबेदार बनता है। वर्तमान में आपका गजनी वाला क्षेत्र पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा वाला क्षेत्र है आपका। दूसरा आपका है इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि गजनी में सम्राट अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था। वैसे अकबर का जो संरक्षक थे वो 2 थे। मेन संरक्षक था वो आपका था, कौन था आपको पता ही है, जो आगे चलकर प्रधानमंत्री और वजीर पद के ऊपर कार्य भी करता है, जिसका नाम था बैरम खां। बैरम खां उसका मुख्य संरक्षक था। वो भारत आने के बाद में जब वो पंजाब में अपना राज्याभिषेक करता है कलानौर में, तब वो उसका क्या बनता है, संरक्षक बनता है। वैसे संरक्षक मुनीम खां के नाम भी आते हैं और उसके साथ में बैरम खां भी आता है। मुनीम खां उसका संरक्षक कहाँ पर बनता है, जब वो गजनी का सूबेदार बनता है 9 साल की उम्र में, उस समय उसका संरक्षक था आपका मुनीम खां। संरक्षक में आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। संरक्षक में आपका बैरम खां भी है, उसके साथ में मुनीम खां भी है आपका। उसके बाद अगला दे रखा आपको अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। भाई अकबर का जो भारत के अंदर हम बात करें राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, कलानौर गुरुदासपुरा पंजाब में। कलानौर पंजाब बोल सकते हैं, कलानौर पंजाब में उनको भाई राजा बनना पड़ता है। विकट परिस्थिति बोल सकते हैं क्योंकि पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद अगला दे रखे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 दे रखे हैं कि अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर कब हुआ था। तो ये आपका है 14 फरवरी 1556 को, वैलेंटाइन डे के दिन इनका राज्याभिषेक होता है। 14 फरवरी 1556 को होता है। ठीक है। अगला है आपको अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना। सम्राट, भारत का सम्राट की बात करते हैं। वैसे गजनी का सूबेदार तो 9 साल की आयु में बनता है, लेकिन यहाँ पर कलानौर पर उसका जब राज्याभिषेक होता है तो उसकी आयु 1556 की बात कर सकते हैं। 14 फरवरी 1556 की बात करें, उस समय अकबर की आयु कितनी थी, मात्र 13 साल। कहीं कहीं पर आपको 14 साल भी मिलती है, लेकिन 13 साल आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं। फटाफट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, जब अकबर आपका 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ, तब किसे अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था। तो उस समय अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था बैरम खां को। किसको नियुक्त किया गया, बैरम खां अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था। और जहां गजनी 9 साल की आयु में वो गजनी का सूबेदार बनता है, उस समय उसका संरक्षक कौन था, मुनीम खां। दोनों ही आपके आंसर आपके राइट हैं। मुनीम खां भी आपको यदि ऑप्शन में मिलते हैं, बैरम खां मिलते हैं, दोनों मिलेंगे नहीं, या दोनों मिलेंगे तो आप कैसे आएंगे, ए और बी दोनों ऐसे आएगा, या दोनों में से आपका एक मिलेगा। ज़्यादा चांसेस का रहता है बैरम खां की। मुख्य आपका जो संरक्षक का कार्य करता है वो सम्राट बनने के बाद वो बैरम खां करता है। और 1960 तक की बात करें, शासन की समझ शक्तियाँ आपकी बैरम खां के पास में थी। शासन वो चला रहा था, राजा आपका अकबर ज़रूर था, सम्राट अकबर ज़रूर था, लेकिन शासन की सभी सत्ता की जो शक्तियाँ होती है वो किसके पास थी, बैरम खां के पास थी। इसके बाद अगला है आपका कि बैरम खां कब से कब तक मुगल सम्राट अकबर का संरक्षक रहा था। तो हो रहा था 1556 से लेकर 1560, 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी, खान ए खाना। खान ए खाना की उपाधि दी बैरम खां को। आगे चलकर बैरम खां के पुत्र को, जिसका नाम रहीम है, अब्दुल रहीम बोल सकते हैं, उसको अपने 9 रत्नों में एक रत्न में भी अपना सम्मिलित करता है। उसको भी, क्योंकि पिता को यदि खान ए खाना की उपाधि है तो पुत्र को भी खान ए खाना की उपाधि क्या होगी, दी जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान
पाकपाटन जो कि गुजरात में पड़ता है आपका, पाकपाटन गुजरात स्थान पर किसने बैरम खां की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी? तो वो था आपका मुबारक खां, जो कि एक अफगान शासक था, अफगान था, वैसे तो अफगान था मुबारक खां, जिसके पिता की हत्या पंजाब में एक युद्ध हुआ था आपका, सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। सरहिंद के युद्ध में मुबारक खां के पिता की हत्या कौन करता है, आपका बैरम खां करता है। तो बैरम खां की हत्या वापस कौन करता है, मुबारक खां। कब करता है, पाकपाटन गुजरात, भाई गुजरात राज्य के पाकपाटन स्थान पर क्या करता है, उसकी हत्या कर देता है। जब वो मक्का यात्रा या आपकी मक्का की तीर्थ यात्रा बोल सकते हैं आप लोग, हम लोग हज की यात्रा बोल सकते हैं, उस समय क्या कर दी थी, हत्या कर दी गई थी। अब वो मक्का की तीर्थ यात्रा पर क्यों निकलता है, कारण क्या है, आपको पता होगा कि मुग़ल सेना और बैरम खां के मध्य ये तलवाड़ा का युद्ध भी लड़ा जाता है। उसका कारण क्या है, तो ये चीज़ आप जानने के लिए जो पिछला हम लोगों ने अकबर का इतिहास पढ़ा रखा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसमें सब कुछ अकबर के प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक सुधार, अकबर के द्वारा कौन कौन से अभियान लड़े गए और बैरम खां की किस प्रकार मृत्यु होती है, किस प्रकार उसको भाई मक्का यात्रा पर भेजा जाता है, फिर किस प्रकार उसका अंत हो जाता है, और उसके बाद में उसकी पत्नी से किस प्रकार अकबर शादी करता है और उसको पुत्र को भी अपने शरण में ले लेता है और अपने नवरत्नों में क्या करता है, सम्मिलित करता है। उसकी शिक्षा विक्षा सब अकबर ही करवाता है। वो हम लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। 3 वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। 3 कौन कौन से, एक तो हम लोगों ने अकबर के प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक सुधार, उसके साथ में कौन कौन से अभियान लड़े उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, एक उनके 9 रत्नों के ऊपर बनाया हुआ है, और एक अकबर की जो धार्मिक नीति है एकदम बढ़िया तरीके से बना रखे हैं, सुव्यवस्थित बना रखे हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो आपको पता है वो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय होता है और मुगल वंश की क्या करता है, आपकी स्थापना करता है। हेमू की बात करें, हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था, और हेमू वैसे बात करें दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक बोलेंगे क्योंकि इसने थोड़े समय के लिए राज किया था दिल्ली के ऊपर। थोड़ा समय बोले तो लगभग एक महीना बोल सकते हैं, 20 दिन बोल सकते हैं, लेकिन दिल्ली पर हिंदू राजवंश की इसने क्या कर दी थी, नींव रख दी थी। आपको पता होगा पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू जीतने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके आंख में तीर लग जाता है, जिसके कारण वो हाथी से नीचे गिर जाता है। जीत तो वैसे हेमू की 90% निश्चित हो चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्य के वश बोल सकते हैं या भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, जिसके कारण क्या होता है, आंख में बिना मुकुट के इतने जोर से युद्ध लड़ रहा था कि आंख में तीर लग जाने के कारण क्या होता है कि ये हाथी से नीचे गिरता है और बैरम खां के द्वारा उसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, और यहाँ पर हेमू पराजित होता है और अकबर के द्वारा ये युद्ध जीत लिया जाता है, आपको पता होगा। और वैसे हेमू था आदिल शाह का सेनापति। आदिल शाह जो आपको पता ही है कि सूर्यवंश से संबंधित थे, सूर्यवंश की स्थापना आपकी सिकंदर सूरी ने की थी। हेमू का इतिहास भी हम लोगों ने पढ़ा रखा है, मात्र 15-20 मिनट की क्लास है, जिसमें हेमू के प्रारंभिक जीवन से लेकर किस प्रकार उसने रेवाड़ी में नमक का दलाल था, गली गली में जाकर वो नमक बेचने का काम करता था, और किस प्रकार वो हिंदू राजवंश की दिल्ली में स्थापना करता है, वहाँ से लेकर जो पूरा जीवन है उसको हम लोगों ने 15 मिनट में एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। सिकंदर सूर के ऊपर भी हम लोगों ने एक क्लास बना रखी है, आपको पता होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। ये युद्ध लड़ा गया था आपका 1556 में। कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। किन किन के मध्य लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप। अब इसमें अगला क्वेश्चन आ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के मध्य। महाराणा प्रताप को आप जानते ही होंगे, उदय सिंह के पुत्र, मेवाड़ के शासक। मेवाड़ जो कि आपको उत्तर भारत की सबसे ताकतवर उस समय का प्रांत था, राज्य था, जो भी बोल सकते हैं। उस समय का उत्तर भारत का सबसे ताकतवर राज्य आपका मेवाड़ी था, और या प्रांत बोल सकते हैं, प्रांत आपका मेवाड़ी था। मेवाड़ का शासक था आपका महाराणा प्रताप सिंह। यदि हम लोग भारत के इतिहास के अनुसार देखें तो इस युद्ध में अकबर की जीत होती है, और राजस्थान के इतिहास के रूप में हम लोग पढ़ें तो इसमें थोड़े ऐसे कुछ इतिहासकारों का कहना है महाराणा प्रताप की जीत होती है, और बहुत सारे इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि ये युद्ध निर्णायक रहा था आपका। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं है, किसी की ना हार हुई, किसी की ना जीत हुई, दोनों के ऐसे बीच में। और पूर्ण रूप से अकबर कभी भी मेवाड़ पर मतलब अपनी अधीनता नहीं कर पाता है, मतलब उसको अपने गुलाम नहीं कर पाता है।
थोड़े समय के लिए ज़रूर है, एक बार है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, लेकिन पुनः महाराणा प्रताप द्वारा उसको आज़ाद करवा दिया जाता है। तो ये युद्ध आपका ये निर्णायक युद्ध है। लेकिन भारत के तरफ से हम लोग देखें ना, भारत की तरफ से भाई भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ें तो इसमें अकबर की जीत बताते हैं। राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो कहीं आपको ऐसे दे रखा है कि महाराणा प्रताप की इसके अंदर विजय हुई थी। तो जिस प्रकार का एग्जाम हो उसके अनुसार इस प्रकार के जो संशोधित क्वेश्चन होते हैं वो पूछे नहीं जाते, आपको पता होगा। इसके बाद डेट जरूर पूछ सकते हैं आपको, लेकिन वो नहीं पूछेंगे आपको। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खां। हकीम खां एक मुस्लिम थे, लेकिन हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की तरफ से वो क्या कर रहे थे? सेनापति के रूप में कमान संभाल रहे थे। आपको बता देता हूँ, हकीम खां नाम था इनका। क्या नाम था? हकीम खां, जो महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति की डोर संभाले हुए थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 दे रखे आपका कि हल्दी घाटी युद्ध होने के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई हल्दी घाटी युद्ध होने के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई मुख्य उद्देश्य यही था कि मेवाड़ को अपने अधीनता में लेना, भाई अपने साम्राज्य में मिलाना। लेकिन युद्ध हुआ क्यों था? कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार नहीं करना। भाई महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और उसी के कारण वो युद्ध हुआ था। अकबर क्या करना चाहता था? मेवाड़ को भी अपने साम्राज्य के अंदर मिलाना चाहता था। क्योंकि उत्तर भारत, हम राजस्थान की तरफ बात करें, यदि उसने अकबर ने सोचा कि यदि हम लोग मेवाड़ को जीत लेते हैं ना तो पूरे राजस्थान को जीत लेते हैं, क्योंकि सबसे ताकतवर रियासत बोल सकते हैं, सबसे ताकतवर प्रांत बोल सकते हैं, सबसे ताकतवर राज्य बोल सकते हैं, छोटा सा, वो आपका मेवाड़ था उस समय। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अकबर ने खानदेश पर विजय कब हासिल की? खानदेश की हम बात करें, खानदेश पर उसने विजय हासिल की थी 1591 ईस्वी को। खानदेश पर विजय कब हासिल की थी अकबर ने? 1591 में। पूरे अभियान जो अकबर के द्वारा लगभग 10 अभियान लड़े गए थे, उन 10 अभियान का ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पीछे वाले वीडियो में। यदि आपने पीछे वाले तीनों वीडियो बढ़िया तरीके से देख लिया ना तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका हम आंसर नहीं दे सकते, ये बात ध्यान रखना आप। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब धारण की थी? जब वो दक्षिण पर विजय प्राप्त करता है, दक्षिण पर विजय हासिल करता है, दक्षिण भारत पर विजय हासिल करता है, या असीरगढ़ युद्ध, असीरगढ़ के किले को जीतता है 1601 में, तब वो किसकी उपाधि धारण करता है? सम्राट की। अकबर सम्राट की उपाधि कब धारण करता है? जब वो दक्षिण पर क्या करता है? विजय हासिल करता है। ये असीरगढ़ युद्ध को अपना क्या जीते हैं 1601 में। अकबर स्वयं को सम्राट की उपाधि देता है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? तो वो था आपका सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश कौन सा था आपको पता है क्या? मेवाड़ के शासक उदय सिंह बोल सकते हैं, महाराणा प्रताप बोल सकते हैं, वो एक प्रकार के राजपूत वंश। कौन से वंश थे? सिसोदिया वंश थे, जिन्होंने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। राजपूताना के किस राज्य अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अकबर की अधीनता राजपूतों का कौन सा राज्य था? वो आपका था मेवाड़। मेवाड़ राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और मेवाड़ के जो शासक थे, उदय सिंह की बात कर लो, चाहे महाराणा प्रताप की बात कर लो, वो किस वंश से थे? किस राजपूत वंश से थे? उनका वंश था सिसोदिया राजपूत वंश बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। गुजरात विजय की यादगार के उपलक्ष्य में अकबर ने किस दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? पहले नाम था सीकरी, जिसको बाद में अकबर के द्वारा नाम दिया गया फतेहपुर सीकरी। अब यदि आपसे पूछ ले बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी में गुजरात पर विजय हासिल करने की यादगार में वो फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण कराता है? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराता है। ये बात ध्यान रखना। बुलंद दरवाजा आपसे पूछ ले कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, तो आपका फतेहपुर सीकरी। अभी हाल वर्तमान की बात करें, उत्तर प्रदेश यूपी में आपका फतेहपुर सीकरी है, जहाँ पर बुलंद दरवाज़ा आपका है। यदि आप पर्यटन के रूप में यहाँ पर जाते हो घूमने के लिए तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी जाकर ज़रूर देख के आना। उसकी हाइट भी आपकी काफ़ी ज़्यादा है। पहले के शासनकाल में जो आपके बनाए जाते थे ना। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 क्वेश्चन आपका क्या है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया?
बात हो रही है किसकी, बंगाल और बिहार की हो रही है। अकबर ने लगभग पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। यहाँ पर आपकी वो पता किस में चलेगा, वो पता चलेगा आपको अकबर के द्वारा कौन कौन से अभियान लड़े गए थे, शुरू से लेकर सबसे पहले अभियान से लेकर जो लास्ट तक अभियान है दक्षिण भारत पर विजय हासिल करता है, वहाँ तक सारे उसमें डिटेल चर्चा कर रखी हम लोगों ने। यहाँ पर आपका क्वेश्चन इतना ही है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो वो आपकी सन थी 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में अकबर बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में क्या कर लेता है, मिला लेता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका जिनका नाम था चांद बीवी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा और उसका संबंध किस राज्य से था। आपका इसमें दे रखा है एक प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका थी जिसका नाम था आपका चांद बीवी, जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया। और आपको पूछा है कि चांद बीवी का संबंध किस राज्य से था, तो उनका संबंध था अहमदनगर से। चांद बीवी का संबंध किस राज्य से था, अहमदनगर से, जिसने अकबर को बरार को सौंप दिया था। बरार को अकबर को सौंप दिया था उसने। बरार को किसको सौंपा, अकबर को सौंपा। चांद बीवी का संबंध जो मुस्लिम प्रसिद्ध एक मुस्लिम शासिका था, उनका संबंध किस राज्य से, अहमदनगर से उसका संबंध था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका थी जिनका नाम चांद बीवी, उनका संबंध किस राज्य से था, वो था आपका अहमदनगर से, जिसने बरार को अकबर को सौंपा। ठीक है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। पूरे मुगल काल की हम बात करें, बाबर से लेकर जैसे हुमायूं तक की बात करें, बस हुमायूं से लेकर आपके भाई हुमायूं के बाद में बहादुर शाह बनता है, बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक की हम बात करें, पूरे शासनकाल के अंदर उनकी जो राजभाषा थी वो राजभाषा आपकी कौन सी थी, फारसी थी। कौन सी राजभाषा थी, फारसी राजभाषा थी। आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, अकबर कालीन सैन्य किस व्यवस्था आधारित थी। जो अकबर के काल की, अकबर के समय की जो सैन्य व्यवस्था थी वो भाई किस व्यवस्था पर आधारित थी। जो सैन्य थी वो किस व्यवस्था पर आधारित थी, उसका नाम था मनसबदारी। जो सैन्य व्यवस्था थी उसका क्या नाम था, मनसबदारी। अकबर के समय की जो सैन्य थी उस व्यवस्था किस पर आधारित थी, मनसबदारी पर आधारित थी आपकी। प्रधान सेनापति की हम लोग बात करें, प्रधान सेनापति आपका कौन था, मान सिंह, जो कि आपके आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे, कुल कितने सूबे थे। तो सूबे थे आपके कुल 15 सूबे थे। अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे, 15। कितने थे, 15। आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि किस मुगल शासक के द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। सोने की मुद्रा है वो किस मुगल शासक के द्वारा सबसे पहले चलाई गई, वो आपका मुगल सम्राट था अकबर। ध्यान रखना, सोने के जो सिक्के हैं, सोने की जो मुद्राएं हैं, सबसे पहले किस मुगल शासक के द्वारा चलाई गई, वो था आपका मुगल सम्राट अकबर था। इसके बाद अगला है आपका, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी। स्वर्ण मुद्रा का नाम पूछा है कि वो सबसे बड़ी जो स्वर्ण मुद्रा है वो कौन सी थी, वो थी आपकी शहनशाह। उसका नाम क्या था, शहनशाह। नाम तो सुना ही होगा आपने, शहनशाह। वो मूवी भी देखी होगी आपने अमिताभ बच्चन की। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया, मुगल सम्राट अकबर ने किया। और जो सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा थी उसका नाम क्या, कौन सी थी, वो थी आपकी शहनशाह। क्या बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस मुगल शासक द्वारा राम सीता की आकृतियों से युक्त सिक्के चलाए। अब एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने राम सीता की आकृतियों से युक्त, भाई उन सिक्कों के ऊपर एक साइड में राम और सीता की आकृति बनी हुई थी, और इस प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, वो चलाए थे आपके अकबर ने। हम अकबर के प्रारंभिक जीवन की बात करें, वो कट्टर इस्लामी धर्म से संबंधित था, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं, सभी धर्मों को क्या करने लग जाता है, समान मानने लग जाता है, जिसके कारण उसे हिंदू
या किसी अन्य धर्म की बात करते हैं, सभी लोग उनको क्या करने लग जाते हैं, पसंद करने लग जाते हैं, उनके प्रति स्नेह और प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं कि उनके द्वारा भाई बहुत सारे ऐसे प्रारंभिक सुधार किए जाते हैं। जैसे हम लोग सुधारों की बात करें, दास प्रथा के ऊपर वो रोक लगा देते हैं, और उसके बाद में तीर्थ यात्रों पर कर को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, जजिया कर को वो हटा देते हैं अकबर। और उनकी जो समय की जो शासनकाल है उनको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है कि किसके शासनकाल में 1562 से 63-64 वो आपकी सन है, जिसमें वो दास प्रथा पर रोक लगाते हैं, जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। और उसके साथ में जो तीर्थ यात्रा पर मुस्लिम भाई हिंदुओं से जो कर लिया जाता है उसको भी क्या कर देते हैं, जजिया कर की हम बात करें भाई गैर मुस्लिम लोगों से, जो मुस्लिम राज्य में जो गैर मुस्लिम लोग रहते थे, दूसरे धर्मों के लोग, उनसे क्या लिया जाता, कर एक संपत्ति कर लिया जाता था, जिसको अकबर के द्वारा क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, तो वो था आपका अकबर। शिक्षा संबंधी सुधार किए थे आपके अकबर ने। अकबर एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जो कि अशिक्षित था, अनपढ़ था आपका, लेकिन उसने काम बहुत अच्छे से किए। किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? अकबर था। स्वयं अनपढ़ जरूर था लेकिन खुद ने शिक्षा संबंधी बहुत सारे सुधार किए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, 31 आपका क्वेश्चन क्या है कि मुगल शासक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अब जो मुगल शासनकाल में जो सेना की जो प्रणाली थी उसका नाम था मनसबदारी प्रणाली। उसको किसने प्रारंभ किया था? उसको प्रारंभ किया था आपका अकबर ने। किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। इसके बाद अगला है आपका, किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो वो था आपका अकबर। डेट है आपकी लगभग शायद 1562, जब वो हरम दल से क्या होता है, मुक्त होता है। नहीं 63 है, सॉरी 62 नहीं, 62 में तो वो आपको दास प्रथा के ऊपर रोक लगाता है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था उसने 1563 में, और जजिया कर जो कि एक प्रकार का संपत्ति कर था। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को भी क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। वो था आपका अकबर। कब किया था? 1564 में। जो तीर्थ कर था भाई, हिंदू लोगों से तीर्थ यात्री पर जो लोग जाते थे उनसे कर लिया जाता था, उस कर को अकबर के द्वारा समाप्त किया गया। कब किया गया? 1563 में। और जजिया कर के बारे में आपको चर्चा कर चुका हूँ कि मुस्लिम राज्य में जो गैर मुस्लिम लोग जितने भी रहते थे, किसी अन्य धर्म के जो लोग रहते थे, उनसे एक संपत्ति कर वसूला जाता था, जिसको अकबर के द्वारा क्या किया गया? समाप्त किया गया। कब किया गया था? 1564 ईस्वी को। कब, किसके द्वारा किया? अकबर के द्वारा। इसीलिए वहाँ की जनता या वहाँ के लोगों का इस राजा के प्रति प्रेम बढ़ा भाई। उसने ऐसे बहुत सारे प्रारंभिक सुधार किए थे। एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसके प्रति हिंदुओं, अन्य धर्म के जितने भी लोग थे, सभी का प्रेम का भाव था, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 35 की हम लोग बात करें, चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने दिया है, क्या दे रखे हैं? अकबर द्वारा दास प्रथा पर रोक लगाकर मानव अधिकारों को संरक्षण कब दिया गया? दास प्रथा का मतलब होता है आप किसी को अपनी हिंसा के खिलाफ आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते। दास प्रथा पर उसने रोक लगा दिया था। और मानव अधिकारों को संरक्षण कब दिया था उसने? तो दिया था उसने 1562 में। 1562 में अकबर के द्वारा दास प्रथा पर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। और उसके साथ में जो युद्ध बंदी थे उनमें धर्मांतरण पर भी साथ में रोक लगाई थी। वो भी आपकी डेट 1562 थी। युद्ध बंदियों पर धर्मांतरण पर रोक और दास प्रथा पर रोक लगाने का काम उसने कब किया था? 1562 में किया था। इसके बाद में सती प्रथा पर किस मुगल सम्राट द्वारा रोक लगाई गई थी? वो था आपका अकबर के द्वारा। आपको पता है सती प्रथा का मतलब आप जानते होंगे, जब एक पति की मृत्यु हो जाते हैं तो पत्नी भी उनके साथ में अग्नि पर बैठ जाती थी और स्वयं अग्नि में अपने पति के साथ शरीर का क्या कर लेती थी? दहन कर लेती थी। उस सती प्रथा को समाप्त करने का काम या बंद करने का काम किसके द्वारा किया गया था? पहला मुगल सम्राट आपका अकबर ही था। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री था? तो वो आपका किस मुगल शासक का प्रसिद्ध वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री था? वो अकबर का था। अकबर के साथ यदि और भी आपको पूछे ना, वो किस राजा का राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री था? अकबर से पहले वो शेरशाह सूरी के दरबार में काम करता था राजस्व और वित्त मंत्री के रूप में।
अकबर के द्वारा इसको राजा की उपाधि दी गई थी। राजा टोडरमल नाम था, वैसे राजा उसकी क्या थी, उपाधि थी। अकबर से पहले ये शेरशाह सूरी के दरबार में राजस्व और वित्त मंत्री के पद पर कार्य करता था। इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करें क्वेश्चन नंबर 38 की, कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है। जितने भी भू राजस्व सुधार किए हैं वो किसके द्वारा किए गए, राजा टोडरमल के द्वारा, जो कि एक राजस्व और वित्त मंत्री थे। राजा उसकी उपाधि है, राजा उसकी क्या है, आपकी उसकी उपाधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 के ऊपर चर्चा करते हैं। 1582 ईस्वी में दीवान ए अशरफ का पद किस मंत्री को दिया गया, वो दिया गया था टोडरमल को। किसके द्वारा दिया गया था, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। 1582 को दीवान ए अशरफ का पद किस मंत्री को दिया गया था, टोडरमल को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, मुगल सम्राट या मुगल उत्तराधिकारी अकबर के द्वारा ये पद दिया गया था, दीवान ए अशरफ। कब दिया गया था, 1582 में। किसको दिया गया था, टोडरमल को। आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन आपका क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, अकबर के शासनकाल में पुनः गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था। भाई यहाँ पर बात हो रही है अकबर के शासनकाल में पुनः गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन बना था, उसका नाम था मीर बख्शी को जब अकबर शासनकाल में पुनः गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का क्या बनाता है, उसको प्रमुख बनाता है। किसको बनाता है, मीर बख्शी को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, 41 क्वेश्चन आपका क्या है, अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूप से दर्जा दिया गया, नहीं, अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूप से दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। भाई दीवान की हम बात करें कि अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूप से दर्जा किस प्रथम व्यक्ति को दिया गया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, उसका नाम था मुजफ्फर खां तुर्बती को वो वह व्यक्ति था जिसको दीवान के रूप में प्रथम व्यक्ति के रूप में क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की चर्चा करते हैं। ये लो 42 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहे हैं, 42 है आपका, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो हम लोग यहाँ पर अकबर का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आपको नाम कोई भी क्वेश्चन आपका बन रहा है तो उसमें लगभग आपका आंसर अकबर ही होगा। जो दसवंत और बसावन थे वो प्रसिद्ध चित्रकार थे, वो किस सम्राट के राज दरबारी थे, अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे जो इनके दरबार में राज दरबारी थे। नाम क्या था, दसवंत और बसावन। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है, वो इसी से संबंधित है, 42 से ही। मुगल सम्राट अकबर के समय दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो ये दो नाम दे रखे हैं, एक तो या तो दसवंत होगा या बसावन होगा, तो इसमें किसका नाम आएगा, इन दोनों में से भी प्रसिद्ध कौन था आपका, ये दसवंत था, दसवंत और बसावन थे। वैसे ऑप्शन के रूप में दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है, प्रसिद्ध चित्रकार था आपका। ये लो अगला है आपका, अकबर के दरबार में महान चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह द्वारा टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया गया। भाई इसके चित्रकार तो था ही, दरबार में अकबर के द्वारा उसे टकसाल का अधिकारी भी नियुक्त किया गया था। वो प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, वो भी आपका उसका नाम था दसवंत, जिसको अकबर के द्वारा बादशाह के द्वारा टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर चर्चा करते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 45 आपका क्या है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ, निर्देशन में हुआ था, अनुवाद तो किया गया था आपका बदायूनी के द्वारा। अनुवाद किसने किया था, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, वो तो किया था आपका बदायूनी ने, लेकिन किसके निर्देशन में हुआ था, वो फैजी की हम बात करें, अबुल फजल जो कि शेख मुबारक के पुत्र हैं। शेख मुबारक के दो पुत्र हैं, एक तो आपके अबुल फजल हो गए और दूसरा आपका फैजी हो गया। अबुल फजल और फैजी दोनों ही अकबर के जो 9 रत्न हैं, उन 9 रत्नों में से 2 रत्न है। अबुल फजल भी आपका 9 रत्नों में से एक नवरत्न है, फैजी भी आपका 9 रत्नों में से आपका एक रत्न है। फैजी की हम बात करें, मध्यकालीन इतिहास का फारसी कवि था आपका, प्रमुख फारसी कवियों में। मध्यकालीन भारत की बात करें, प्रमुख जो फारसी कवि था उसमें नाम फैजी का आता है। ये सारा काम जो महाभारत है, चाहे रामायण है, चाहे रामचरितमानस से कुछ भी है,
जिनको हिंदी से भाई संस्कृत से किसी अन्य भाषा में यदि ट्रांसलेट किया गया है ना, वो किसके द्वारा किया गया है, वो फैजी के द्वारा किया है, फैजी के निर्देशन में हुआ है। वहाँ पर ऑप्शन में यदि आपको फैजी मिलता है तो आपका आंसर फैजी होगा, नहीं तो आपको यदि बदायूनी मिलता है तो बदायूनी भी, बदायूनी द्वारा क्या किया गया, अनुवाद किया गया था, लेकिन निर्देशन किसके निर्देश में किया गया था, वो फैजी था। क्योंकि मध्यकालीन में जो आपका फारसी जो कवि था वो आपका कौन था, फैजी था। देखो यहाँ पर आ रहा है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, बदायूनी ने। यदि फैजी आता है आपका, क्योंकि इसके निर्देशन में हुआ था सब कुछ, फारसी कवि आपका वही था। अगला आ रखा है आपका क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। भाई आपको ये तो पता ही है कि रामचरितमानस को लिखने का काम तुलसीदास करता है, लेकिन किसके शासनकाल में करता है, किस मुगल काल के शासनकाल में रामचरितमानस को लिखा जाता है, तो तुलसीदास आपके अकबर के शासनकाल के समय थे। उसी समय तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की क्या की गई, रचना की गई। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्या बोल रहा है, 48 है आपका मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो वो आपका कवि था अब्दुल रहीम। उसका नाम क्या था, अब्दुल रहीम, जो कि किसका पुत्र था, अब्दुल रहीम आपका बैरम खां का पुत्र था, जिसको बैरम खां को अकबर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी। जैसे वो बादशाह बनता है 13 साल की उम्र में, तो अकबर के द्वारा बैरम खां को कौन सी उपाधि दी जाती है, खान ए खाना की उपाधि दी जाती है। तो अब्दुल रहीम ये किसका पुत्र, आपका बैरम खां का, जो कि एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के कवि थे। यहाँ पर बात हो रही है मुस्लिम विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो उसका नाम था अब्दुल रहीम। खान ए खाना उसकी उपाधि है, नाम था उसका अब्दुल रहीम, बैरम खां का ये पुत्र था। बैरम खां की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी, बैरम खां की पत्नी से अकबर क्या करता है, शादी कर लेता है। 49 है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। आपको पता है तानसेन 9 रत्नों में से आपके सम्मिलित हैं। उनका मूल नाम क्या था, उसका मूल नाम था रामतनु पांडे, या बचपन का नाम बोल सकते हैं कि तानसेन का बचपन का नाम या मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे था, जो कि अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, आपके संगीतज्ञ बोल सकते हैं हम लोग, विश्लेषण संगीतज्ञ तानसेन। 9 रत्नों में से एक रतन। क्वेश्चन नंबर 50, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में। ग्वालियर यूपी में इनका प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर यूपी में है आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी, तो वो था आपका बीरबल को। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की क्या दी थी, उपाधि दी। बीरबल की बात करें, बीरबल आपका कवि का सलाहकार था और उसके साथ 9 रत्नों में से एक रतन था। ये जो क्वेश्चन है ना ऊपर वाला, जो क्वेश्चन नंबर 51 और 52 आपका क्वेश्चन सेम ही आप देख सकते हो कि अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो कविराज एवं राजा की उपाधि। देखो वहाँ पर आपको पूछा है कवि प्रिय की उपाधि किसको दी थी, बीरबल को, और अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, कविराज एवं राजा की। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम आपके पूछे गए। मैंने वही क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आज तक जितने एग्जाम हुए हैं उनमें इस प्रकार थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ भाई। इस प्रकार की अकबर से संबंधित इतने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सभी एग्जामों में, आप देख सकते हो। और क्वेश्चन यदि हम लोग अकबर के ऊपर बनाएं तो क्वेश्चन तो 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं कम से कम, लेकिन हमें मेन जो भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उन्हीं के ऊपर हमें चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर बात करते हैं। अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी, अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि थी, तो अकबर ने भगवान दास को अमीर उल अमीरा की उपाधि दी थी। अमीर उल अमीरा की उपाधि किसको दी गई थी, भगवान दास को दी गई थी। किसने दी थी, अकबर ने दी थी। अब यदि हम लोग अकबर के 9 रत्नों को पढ़ते हैं ना, 9 रत्नों में नाम भगवान दास का भी आता है। यदि ऐसी गिनती करेंगे तो ऐसे 9 रत्न आपके ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अब कुछ का कहना है कि 11 रत्न थे। वैसे नाम आता है भगवान दास का भी रत्नों में। यदि हम लोग 9 रत्न पढ़ेंगे तो फिर इनका नाम नहीं आता है, लेकिन वैसे इनका नाम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा
शुरू की एक आचार संहिता थी जिसके अंदर है, जिसमें हिंदू और जो मुस्लिम संप्रदाय है उन लोगों में एकता बनाए रखना, उन लोगों में करीबी किस प्रकार बने, एक आचार संहिता थी, एक नया धर्म बोल सकते हैं। वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। कब किया गया था? 1582 को। कब किया गया था? दीन ए इलाही कब शुरू किया गया था? 1582 को। अगला है आपका इसमें अकबर के किस एकमात्र दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो वो आपका दरबारी था बीरबल। भाई इसके अंदर हम सदैशियों की बात करें, जो हम लोगों ने पीछे की जो धार्मिक नीति पढ़ी थी उसमें आपके दीन ए इलाही के बारे में पूरा विस्तार से दे रखा है। इनका प्रधान कौन था, प्रधान पुरोहित किसको बनाया गया, तो उसमें सारी डिटेल हम लोगों ने पढ़ा रखी है। इसमें बात हो रही है कि अकबर के किस एकमात्र दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? वो था आपका बीरबल, जो कि अकबर का सलाहकार था। इसके साथ में अकबर के 9 रत्नों में से आपका एक रत्न भी था और हिंदू भी था इसके साथ में। यदि वो हिंदू से प्रेम नहीं करता तो हिंदू को इतने बड़े पद कभी नहीं देता, आपको खुद को भी पता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, यहां पर निम्नलिखित नाम मैंने कहां से लिख दिया भाई, यहां पर आपको क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उसकी मूर्खता का प्रतीक बताया? यहां पर आपको ये निम्नलिखित में से ये नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर आपको ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, आपको सीधा जवाब बताना है भाई किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उसकी मूर्खता का क्या बताया, प्रतीक बताया। उस इतिहासकार का नाम था V.S. स्मिथ या विसेंट स्मिथ बोल सकते हैं। विसेंट स्मिथ ने दीन ए इलाही जो अकबर के द्वारा धर्म स्थापित किया गया था, आचार संहिता स्थापित की गई थी, वो उनकी मूर्खता का क्या बताया गया, प्रतीक बताया था। उसमें बहुत सारी कमियां रही थी, प्रमुख स्थान की कमी रही थी। जो पिछला वीडियो है उसमें हम लोगों ने सारी डिटेल पढ़ चुके हैं। अगला है आपका सुलह ए कुल का सिद्धांत किस मुगल शासक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह ए कुल का सिद्धांत किस मुगल शासक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा अपनाई गई जो धार्मिक नीति थी उसका नाम था सुलह ए कुल। ये बात ध्यान रखना, सभी धर्मों में समानता बनाए रखना। भाई सभी धर्मों को वो समान रूप से सभी धर्मों में सभी धर्म के लोग हैं उसके लिए समान थे भाई। ना तो इस्लाम धर्म वाले लोग ज़्यादा नज़दीक थे, ना हिंदू धर्म वाले। सभी राजा के लिए सारी प्रजा एक समान थी, धार्मिक नीति सबके लिए समान थी, राजनीति आपकी अलग थी, धर्म की नीति आपकी अलग थी। जो धार्मिक नीति अपनाई थी उसका नाम था आपका सुलह ए कुल, सार्वभौमिक सहिष्णुता बोल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने दे रखे हैं। 58 आपका क्या है? 1579 में मजहर को किसके द्वारा तैयार किया गया था? 1579 में मजहर को किसके द्वारा तैयार किया गया था? उसका नाम था शेख मुबारक। अभी हम लोगों ने शेख मुबारक की पहले चर्चा भी की थी। अबुल फजल और फैजी का पिता था, जिसके द्वारा ये आपका मजहर प्रारूप है या दस्तावेज तैयार किया था। हमारी भाषा में हम लोग लेटर बोल सकते हैं, पत्र बोल सकते हैं, उस समय आपका दस्तावेज बोलते हैं। जो मजहर दस्तावेज है, मजहरनामा दस्तावेज है, उसको 1579 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। और अकबर को इसके दरबार में क्या किया, अकबर द्वारा इसको दरबार में क्या किया था? पेश किया गया था। अगला है आपका अकबर अपने धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो अकबर अपने धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पर करता था? इबादत खाना। इबादत खाने की स्थापना कब करता है? आपको पता है 1575 ईस्वी में इबादत खाने में सबसे पहले सिर्फ इस्लाम के जितने भी धर्म गुरु थे उनको आमंत्रित किया था, बाकी अन्य धर्मों के लोगों को उसको आमंत्रित नहीं किया था। इबादत खाने में सिर्फ उन्हीं को आने, भाई दूसरे धर्मों के जितने भी राजगुरु थे उनको आने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ इस्लाम धर्म के लोगों को, क्योंकि वो इस्लाम धर्म को ठीक तरीके से जानना चाहता था, इसीलिए उसने इबादत खाने की स्थापना की। लेकिन वो बाद में क्या कर देता है? इबादत खाने को बंद कर देता है, वहाँ पर धर्म संसद की स्थापना करता है, जहाँ पर सभी धर्म को लोग इकट्ठा होते, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे फारसी धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, सभी धर्मों के लोग आपस में विचार विमर्श करते, एक दूसरे से मतलब विरोध जरूर करते, लेकिन अंत का जो निर्णय होता था वो राजा या अकबर के द्वारा लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या आपका? अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण करवाया था? तो मैं आपको बता देता हूँ, फतेहपुर सीकरी, जहाँ पर उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अकबर द्वारा पहले जो राजधानी थी साम्राज्य की, वो राजधानी आगरा थी। आगरा के बाद में वो फतेहपुर सीकरी गुजरात पर विजय
हासिल करता है, वहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है, फिर वो फतेहपुर सीकरी को क्या करता है, अपने साम्राज्य की राजधानी बनाता है। तो उसने इबादत खाने का निर्माण भी कहाँ पर करवाया था, फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन आपका, आईन अकबरी और अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? वो की थी आपकी अबुल फजल ने। अबुल फजल के द्वारा ये 2 रचित ये पुस्तकें हैं। एक अकबरनामा है, अकबरनामा की बात करें, आईन अकबरी की बात करें, दोनों पुस्तकों की हम बात कर लें तो अकबर के ऊपर अकबर की जितनी भी जीवन की घटनाएं हैं, चाहे प्रारंभिक जीवन की बात कर लो, कौन कौन से प्रारंभिक सुधार किए गए, कौन कौन से अभियान लड़े गए, सारा अकबर का जीवन है उसके अंदर रचित किया है। वो रचित अकबर के जीवन की सभी घटनाओं को कलमबंद करने का काम किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। ये अकबर का एक रत्न था, 9 रत्नों में से एक रत्न ये भी था आपका। इसके बाद में अगला कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी? हत्या की थी वीर सिंह देव ने। वीर सिंह देव ने तो उसकी हत्या की थी, लेकिन करवाई किसने थी? सलीम ने। सलीम अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था और उनके द्वारा अबुल फजल की क्या करवा दी गई थी? हत्या करवा दी थी। किसके द्वारा करवाई गई थी? वीर सिंह देव के द्वारा करवाई गई थी। वैसे हत्या करवाई किसने थी? सलीम के द्वारा। सलीम का आपको पता है कौन था? जहांगीर था। जहांगीर को बोलते थे सलीम, अकबर का ज्येष्ठ पुत्र। जी सलीम नहीं, वीर सिंह देव के द्वारा अब्दुल फजल की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें। अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम धर्म का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? भाई आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलना है कि अकबर के समकालीन, भाई अकबर के समय किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम धर्म का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? उसका नाम था बदायूनी। भाई उसने ये बोला था कि अकबर इस्लाम धर्म का क्या है? दुश्मन है, और इस प्रकार के आरोप बना के एक सूची तैयार की थी। वो आपका मुगल इतिहासकार था, उसका नाम क्या था? आपका बदायूनी। और इसी के द्वारा जो फैजी के निर्देशन में जितने भी आपके महाभारत है, रामायण है, उनको फारसी में अनुवाद भी किया गया था। मतलब सहयोग बोल सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? यदि फतेहपुर सीकरी में जो पंचमहल है, चाहे इबादत खाने की बात कर लो, चाहे उसकी बुलंद दरवाजे की बात कर लो, चाहे पंचमहल की बात कर लो, उनका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। क्योंकि यहाँ पर हम लोग अकबर का इतिहास पढ़ रहे हैं तो अकबर नहीं करवाया था आपका। अगला है आपका, आगरा किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अकबर के किले को आगरा का किला बोला जाता है, आपको पता होगा। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, क्या है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? भाई जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का बादशाह कौन था? उस समय भारत का बादशाह था आपका अकबर है। और जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय आपके इंग्लैंड की रानी कौन थी? उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की रानी थी। और उस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। और उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 है, अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री कौन था? भाई अकबर के शासनकाल में भारत आने वाले यात्री का नाम क्या था? उसका नाम था मानडेलस्लो बोल सकते हैं, मानडेलस्लो, जो कि अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री था आपका। ये जितने भी क्वेश्चन है ना एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आप इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना, ये एकदम बढ़िया तरीके से सुव्यवस्थित ऑथेंटिक्स बुकों से लिए गए क्वेश्चन आंसर है आपके। ऐसे नहीं कि हर कहीं से हमने इन क्वेश्चन आंसर को उठाया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये लगभग क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोगों ने लिखा है। बस आपको इसमें ऐसा नहीं लिखा कि ये इस एग्ज़ाम में आया हुआ, बस वो कोष्टक में वो भी लिख देता तो थोड़ा ठीक रहता। क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 की बात करें, 70 की, मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? उसका नाम था महामन अनगा, जो कि अकबर की धाई माँ थी, अकबर का पालन पोषण करने वाली माता थी। या हरम का, अकबर के ऊपर हरम का जो हरमदल का प्रभाव था, उनकी प्रमुख भी महामन अनगा थी।
हरमदल आपको पता है पेटीकोट शासन के बारे में आपने सुना होगा, उसमें अकबर राजा ज़रूर था लेकिन वो राजा के द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे वो अकबर स्वयं नहीं ले पाता था, इनके द्वारा लिए जाते थे। और 1562 में वो मुक्त भी हो जाता है। इनकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं अकबर के इतिहास के बारे में। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? भाई राजपूतों से संबंध तो अकबर के वैसे बहुत सारी रानियां थी, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? वंश पूछ रहा है आपको। ये कछवाए बोल सकते हैं या कछवाओं से। कछवाए आपके जयपुर के राजपूत के वंश थे, आपके जयपुर के आमेर के भारमल की पुत्री जिनका नाम था, अब रोचक कहानी में तो आप उनका नाम जोधाबाई देखते हो लेकिन उसका ओरिजिनल नाम हरकाबाई था। ऐसा ये भी कहा जाता है कि अकबर के द्वारा जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति है वो धार्मिक प्रवृत्ति उस जोधाबाई के कारण ही अकबर में आई थी। उससे पहले अकबर में इस प्रकार की धार्मिक प्रवृत्ति आपकी नहीं थी, वो इस्लाम धर्म का कट्टर था एकदम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें। बाकी ये रोचक कहानियाँ हैं, इतिहासकार तो उनको मानते भी नहीं है, भाई ये इतिहास में उसके चर्चा ही नहीं है। वो तो आज के समय में जो आपने देखा होगा जितनी भी सीरियल कहानियाँ बनी हुई है, वो जोधाबाई अकबर या अकबर जोधा अकबर, बहुत सारे सीरियल चलते हैं, बहुत सारी रोचक कहानियाँ दोनों के ऊपर बनी हुई है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम हरकाबाई था। आमेर के भारमल, जयपुर के आमेर के भारमल की वो क्या थी? पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72, किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान की थी? वो आपका अकबर ही था। किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान की थी? वो अकबर था। कितने भूमि अनुदान भी उसने 500 बीघा की थी। आपको पता है जो सिखों के चौथे गुरु जिनका नाम था गुरु रामदास, उनको अकबर के द्वारा 500 बीघा भूमि क्या की गई? भेंट की गई थी। यही से संबंधित आपके क्वेश्चन नीचे वाला आ गया कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो वो था आपका गुरु रामदास, जो कि सिखों का कौन सा गुरु था? चौथा गुरु था, फोर्थ गुरु बोल सकते हैं, चौथा गुरु था जिसको अकबर के द्वारा 500 बीघा क्या दी गई थी? जमीन दी गई थी गुरु रामदास को, जो सिखों के फोर्थ गुरु थे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के लिए भूमि अनुदान की गई थी अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 की चर्चा करते हैं। कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, अनपढ़ था? इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अकबर आपका अशिक्षित मुगल शासक था आपका। क्वेश्चन नंबर 75 की चर्चा करें। 75 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि अकबर ने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित की थी? मैंने आपको बताया था पहले अकबर के साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। जैसे वो गुजरात पर विजय हासिल करता है, वहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है, अपनी राजधानी को स्थानांतरित करता है। आगरा से कौन सी राजधानी चेंज करता है? फतेहपुर सीकरी। कब स्थानांतरित करता है? डेट है आपकी 1571 को आपकी आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी को क्या करता है? स्थानांतरित करता है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी से वो 1585 में एक राजधानी और स्थानांतरित करता है। ये देख लो, वो आपकी डेट है 1585। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की? तो थी वो लाहौर। पहले राजधानी थी आपकी आगरा, आगरा से स्थानांतरित करता है वो फतेहपुर सीकरी 1571 में। 1585 में वो फतेहपुर सीकरी से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करता है? लाहौर। जब लाहौर पर अपने वो चचेरे भाई को पराजित करता है और वहाँ पर लाहौर को अपनी साम्राज्य की राजधानी बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, मुगल शासक अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की थी? एक तो आगरा में और दूसरा लाहौर में। जितने भी आपके ईसाई लोग थे उनको गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान कर दी थी, क्योंकि अकबर सभी धर्मों में समानता का भाव रखता था। वो मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कुछ भी बनाओ, अकबर को बाद में धार्मिक नीति जो उसने अपनाई थी दीन ए इलाही, उसके अनुसार अकबर सभी धर्मों को समान मानता था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 की चर्चा करें। 78 आपका क्या है? किस जाट नेता द्वारा बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? भाई अकबर के मृत्यु के पश्चात उसका जो कब्र बनाई जाती है, उस कब्र को वो क्या कर देते हैं? कौन सा जाट नेता था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। मैंने ऑथेंटिक्स गाइड से ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि कौन सा जाट नेता था जिसके द्वारा बादशाह अकबर का जो बादशाह का जो मकबरा है, उस मकबरे को क्या
आपको पता होगा सिकंदर में इसका मकबरा है, उस मकबरे को हानि पहुंचाता है, मतलब तोड़ देता है और अकबर की कब्र को खोदता है और वहाँ से उसकी हड्डियों को निकालता है। हड्डियों को निकाल कर हड्डियों को क्या कर देता है, जला देता है। उस जाट नेता का नाम था आपका राजा राम। उसका क्या नाम था, राजा राम। ये कांड करता है। क्वेश्चन नंबर हम चर्चा करें 79 की कि अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। वो हुई थी आपकी 16 अक्टूबर 1605 को। बुखार के कारण बोल सकते हैं, काफ़ी तेज़ बुखार होने के कारण ऐसे बताया जाता है। अलग अलग इतिहासकार के द्वारा अलग अलग कहानी दी जाती है इसमें। भाई अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो आपकी है 16 अक्टूबर 1605 को। और क्वेश्चन नंबर 80 है आपका कि अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है। मकबरे की बात करते हैं, जिस मकबरे को भी राजा राम ने उसको उखाड़ा था, हानि पहुंचाई थी, और वहाँ पर अकबर उस कब्र को खोदकर हड्डियाँ निकाल कर उस हड्डियों को क्या कर दिया था, जला दिया था। अकबर का मकबरा है आपका सिकंदरा में। कहाँ पर है, सिकंदरा में। तो ये थे आपके अकबर के इतिहास से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन तो और भी बहुत बनते हैं, ऐसी बात नहीं बनते। यदि आप जो पीछे मैंने आपकी 3 क्लास अपलोड कर रखी है, पहले वाला जो कर रखे है अकबर का प्रारंभिक जीवन, उसके साथ में अकबर द्वारा प्रारंभ में कौन कौन से सुधार किए गए थे, कौन कौन से अभियान लड़े गए थे, उसमें से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से सुव्यवस्थित नोट्स के साथ पढ़ा रखे। आप लोगों को वही वो नोट्स पढ़ लो, या वो एक ही बात है। उसके बाद मैंने अकबर के जो 9 रत्न थे, उनका दरबार में क्या कार्य था और उनका जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे थे, उनके ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम लोगों ने अकबर की जो धार्मिक नीति थी, सुलह कुल धार्मिक नीति को अपनाया था। और उसके बाद में हम इबादत खाने की स्थापना करता है, इबादत खाने को हटाकर वहाँ पर धर्म संसद की स्थापना करता है, फिर दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करता है। उससे संबंधित में हम लोगों ने धार्मिक नीति के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद में हम लोग ये आपके लिए लेकर आए क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, वीडियो को भाई एक बार तो नॉर्मल आवाज़ में सुना आपने, फिर दोबारा 1.5 की स्पीड कर लो, फिर 2 की स्पीड कर लो, क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरे सेट हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं होंगे सेट। अब जो आपने 80 क्वेश्चन पूछे हैं, इनसे संबंधित हम लोग एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि हर ऐसे नॉर्मली में क्वेश्चन तो और भी बहुत बनते हैं, वो मैं क्यों नहीं लेके आया। क्वेश्चन आप उन वीडियो को देखोगे तो उसमें भी बहुत बनते रहेंगे। अब जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो 80 क्वेश्चन है उन्हीं में से आपको क्वेश्चन है, मेरे से पहले आपको आंसर सोचना है इनका। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है वस्तुनिष्ठ ऑप्शनली क्वेश्चन, आपको आंसर बताना है। देखो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है महाभारत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था। अबुल फजल, बदायूनी, राजा टोडरमल, बाबर। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अबुल फजल की हम बात करें, अबुल फजल तो आपका जिसने अकबरनामा आईने ए अकबरी, जिसमें अकबर के ऊपर जीवन परिचय को कलमबंद करने का काम किया था। राजा टोडरमल जो कि एक वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री था। और बाबर की बात करें, बाबर तो बहुत पहले की बात है, बाबर अकबर का दादा था। यहाँ पर बदायूनी ऑप्शन सही होगा। यदि फैजी ऑप्शन आता है तो भी आपका सही है, बदायूनी आता है तो भी सही है, क्योंकि फैजी के नेतृत्व में बोल सकते हैं या निर्देशन में बोल सकते हैं। बदायूनी द्वारा महाभारत ग्रंथ का फारसी में क्या किया गया, अनुवाद किया गया था। मध्यकालीन भारत के यदि हम फारसी कवि की बात कर रहे हैं, वो आपका फैजी था, जो कि अबुल फजल का भाई था, शेख मुबारक का पुत्र था आपका। पहले में आपका बदायूनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी। डेट दे रखी है 1563, 64, 65, 66। जजिया कर एक प्रकार का संपत्ति कर था, मैंने आपको बताया था। जो मुस्लिम राज्यों में गैर मुसलमान लोग रहते थे उनसे ये कर वसूला जाता था, और अकबर के द्वारा इस कर को समाप्त किया गया था। डेट क्या थी आपकी, इन चारों में से डेट हैं। डेट थी आपकी, याद आया कुछ, देखो पीछे मैंने पढ़ाया था। डेट आपकी बी ऑप्शन, इसमें भी आपका बी ऑप्शन है 1564 ईस्वी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है। 3 नंबर आप देख सकते हो कि अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी। खान ए खाना, खान ए खाना की उपाधि आपको पता है कि अकबर ने किसको दी, बैरम खां को दी थी। अमीर उल अमीरा, चेरी कलम, राजा, राजा की उपाधि थी टोडरमल को दी थी, और उसके साथ में किसको दी, बिरबल को दी थी, और ये दी थी अमीर उल अमीरा। इसमें भी आपका बी ऑप्शन राइट है। भगवान दास को कौन सी उपाधि दी गई थी, अमीर उल अमीरा। किसके द्वारा दी गई थी, अकबर के द्वारा। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं, ये लो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि अकबर द्वारा इबादत खाना किस वर्ष में बंद किया गया था। अब इबादत खाना
शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई जितने भी भाई इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म को पूर्ण रूप से जानने का। इबादत खाने में सबसे पहले जब उसकी स्थापना की गई थी आपकी, कब की गई थी? 1575 में। 1575 में जब इबादत खाने की स्थापना की गई थी, उस समय क्या किया गया था कि वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु थे या इस्लाम के जो धर्मगुरु थे उनको ही आमंत्रित किया था, बाकी किसी अन्य धर्म का आमंत्रित नहीं किया था। बाद में वो क्या करता है, इबादत खाने को वहाँ से हटाता है, फिर वो धर्म संसद की स्थापना करता है जहाँ पर सभी धर्मों के सिख गुरुओं को आमंत्रित करता है। तो इबादत खाने को किस वर्ष बंद करता है? वो 1579 में कर देता है आपका। बी ऑप्शन इसके अंदर भी आपका राइट होगा। और ये आज का क्वेश्चन आपका लास्ट है, 85 नंबर क्वेश्चन। या क्वेश्चन नंबर वस्तुनिष्ठ का क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्या है? अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल कौन था? अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक रतन था। अकबर का पूरा जीवन ये भी कलमबंद नहीं कर पाया था, क्योंकि इसकी मृत्यु पहले कर दी। इसकी मृत्यु 1602 में हो जाती है, अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। ये 1602 तक ही लिख पाता है अकबर। आइन अकबरी और अकबरनामा में 1602 तक ही अकबर का जीवन पर्ची लिख पाता है। अकबर का जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम है सलीम, सलीम द्वारा वीर सिंह देव द्वारा उसकी क्या करवा दी जाती है? हत्या करवा जाती है। इसके अंदर भी आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर हम बात करें मुनीम खां, ये अकबर का संरक्षक था। मुबारक खां की बात करें, इसने बैरम खां की हत्या की थी गुजरात के पाकपाटन स्थान पर। और ये राजा राम, ये तो वो था जिसने अकबर की कब्र को खोद दिया था, वहाँ से हड्डियों को निकाल कर जला दिया था। एक जाट राजनेता था आपका। तो अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव ने की थी। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन आंसर है। किससे संबंधित? आपके अकबर से संबंधित सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, या ऐसे बोल सकते हैं अकबर का संपूर्ण इतिहास बोल सकते हैं। मेन पॉइंट सारे इसके अंदर आ गए आपके। और बाबर के बारे में हम लोग वस्तुनिष्ठ और क्वेश्चन आंसर के ऊपर पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी। हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ लिया, और अकबर के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला वीडियो होगा आपका जहांगीर के इतिहास से संबंधित होगा। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, उनके साथ इनको साझा करें, शेयर करें। और आपका प्रेम आप हमें किस प्रकार दे सकते हैं? वीडियो को लाइक करके और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका प्रेम हमारे साथ बना रहे।